हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आपके सामने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाने जा रहे हैं। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। हमने आपको जब इस संबंध में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जब हमने आपको सेक्शन 10 बताया था, जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल बताता है, तो हमने कौन कौन से एसेंशियल बताए थे वहाँ पर? पार्टीज़ की फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंट ऑफ पार्टीज़, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। क्लियर है? आज हम यहाँ पर इसका एक ये वाला एसेंशियल कॉम्पिटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको यहाँ पर आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम यह कहते हैं, एक एग्जाम्पल रखते हैं कि जो ए है वह अपनी कार बी को 10 लाख रुपए में बेचने की बात करता है, तो दोनों पार्टीज़, जो भी पार्टीज़ एग्रीमेंट की हैं, उन पार्टीज़ का कॉम्पिटेंट होना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर यह जो वर्ड मैं बार बार प्रयोग कर रही हूँ, पार्टीज़ का कॉम्पिटेंट होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? तो इसको एक्सप्लेन करा गया है इस एक्ट के, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 में। इसको एक्सप्लेन करा गया है कि पार्टीज़, जो एग्रीमेंट की पार्टीज़ हैं, उन्हें मेजर, साउंड माइंड होना चाहिए एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी लॉ होना चाहिए। जैसे कि सपोज करिए, अगर कोई इंसॉल्वेंट पर्सन है, कोई कन्विक्ट पर्सन है, तो ये लोग उस कैटेगरी में जाते हैं जिनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें बताए गए हैं। अब हम इसको यहाँ पर पहले एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अभी मैंने यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग करा था, मेज़र। तो यह मेज़र कौन होता है? तो इसके लिए आपको जानना चाहिए इंडियन मेजॉरिटी एक्ट को, जिसमें मेज़र वर्ड को परिभाषित करा गया है। जनरल स्पीकिंग, ऐसा व्यक्ति जो कि 18 साल कंप्लीट कर चुका है, उसे हम मेज़र के रूप में जानते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह एराइज होता है कि अगर कोई एग्रीमेंट माइनर के द्वारा किया जाता है, अगर माइनर एग्रीमेंट करता है, तो उस एग्रीमेंट का क्या रिजल्ट होगा? तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा और इसका लीडिंग केस है मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। इसका लीडिंग केस बताया गया है। केस में क्या फैक्ट्स हैं, आप पहले उनके बारे में जान लीजिए। पर मैं इस संबंध में एक बात आपको और बता दूं यहाँ पर कि अभी इससे पहले हमारे यहाँ पर इसकी एक प्रीवियस क्लास हो चुकी थी, जिसमें हमने 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीडिंग केस बताए थे ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। इसके रिगार्डिंग भी हम अपनी एक क्लास कंप्लीट करवा चुके हैं। तो वहाँ उसमें से उन 5 केसेस में से एक केस हमने मोहरी बीबी का भी वहाँ पर कंप्लीट करवा दिया था। चलिए, आप उस क्लास को भी देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हम अभी की बात करते हैं। इस केस में क्या था? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के केस में एक धर्मोदास नामक एक व्यक्ति है, जो कि एक्चुअली में माइनर था, पर वह अपने आप को मेजर बताते हुए अपनी प्रॉपर्टी को साहूकार ब्रह्मदत्त के पास में जाकर मोर्गेज रख देता है और कुछ पैसे एडवांस में ले लेता है। यह जो केदारनाथ है, यह जो एजेंट ऑफ ब्रह्मदत्त है, इसको पता चल गया था कि यह धर्मोदास एक्चुअली में एक माइनर पर्सन है, ना कि एक मेजर पर्सन है। उसके बाद भी इस साहूकार ने इस संबंध में मॉर्गेज डीड अपनी कंप्लीट करी है। अब आगे जाकर जो इस धर्मोदास की मदर हैं, उनके द्वारा एज अ नेक्स्ट फ्रेंड एक सूट फाइल किया गया अगेंस्ट ब्रह्मदत्त के, जिसमें इनके द्वारा यह रिक्वेस्ट की गई कि यह जो माइनर एग्रीमेंट है वह वॉइड एब इनिशियो है और उसे कैंसिल कर दिया जाए और इनके जो प्रॉपर्टी है, जो मॉर्गेज डीड है, उसे कैंसिल कर दिया जाए। यहाँ पर इनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया गया। साहूकार ब्रह्मदत्त आगे अपील में गया, जहाँ पर उसकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया।
फिर से यह अपील में प्रीवी काउंसिल में गया, पर वहाँ तक जाते जाते इसकी डेथ हो गई और फिर इसकी जगह पर इसकी पत्नी मोरी बीबी आई, वाइफ ऑफ ब्रह्मदत्त। उनके द्वारा यहाँ पर प्रीवी काउंसिल में अपील करते समय अपने फेवर में कुछ स्टेटमेंट बनाए गए। उनके द्वारा यह कहा गया, यह रिक्वेस्ट की गई कि यद्यपि यह सही है कि जो माइनर एग्रीमेंट है वो वॉइड है, पर जो इसने माइनर ने मॉर्गेज डीड के नाम पर जो पैसे ले रखे हैं वह पैसे तो वापस करवाए जाएं। यहाँ पर इस संबंध में इन्होंने इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 64 और सेक्शन 65 का बेनिफिट प्राप्त करना चाहा, पर इस मामले में यह डिसाइड किया गया कि माइनर एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है। चलिए उसी के साथ में आप इस वाले एक पॉइंट को भी समझते चलिए। अगर कोई व्यक्ति जब वह माइनर है तब उस समय पर अगर उसने कोई एग्रीमेंट किया है तो जनरल स्पीकिंग तो माइनर एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है, और ऐसे में वह व्यक्ति मेजर होने पर अपने माइनर अवस्था में किए गए एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं कर सकता है। सॉरी, यही नियम यहाँ इस संबंध में बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। बेनिफिशरी पार्टनर सेक्शन 13 पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, जनरल स्पीकिंग आपको पता है कि पार्टनरशिप जो है वह कॉन्ट्रैक्ट पर बेस होती है। अगर जो व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति जो माइनर है वो एज अ पार्टनर इंक्लूडेड नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति माइनर है तो सेक्शन 30 के नियम के अनुसार, पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 30 के नियम के अनुसार ऐसे व्यक्ति को बतौर बेनिफिशरी इंक्लूडेड किया जा सकता है। वो भी तब जब यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स हैं उस पार्टनरशिप में उन सभी की सहमति प्राप्त कर ली जाएगी, तभी किसी माइनर पर्सन को एज अ बेनिफिशरी पार्टनरशिप में इंक्लूडेड किया जा सकता है। इसी के साथ में आप एक पॉइंट और समझ लीजिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 68। सेक्शन 68 क्या कहता है? जब हम सेक्शन 68 की बात करेंगे जो कि हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में करेंगे, तब हम आपको इसे और एक्सप्लेन करेंगे। अभी यहाँ पर हम सिर्फ माइनर एग्रीमेंट तक ही इसको समझाएंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी माइनर को उसके लाइफ की नेसेसरीज़ के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी माइनर पर्सन को या किसी अनसाउंड माइंड पर्सन को उसके लाइफ की नेसेसरीज़ प्रदान करवाता है, लाइफ की नेसेसरीज़ जीवन की आवश्यकताएं, जैसे कि हम इसमें एजुकेशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और भी कई होती हैं, जैसे कि ए ने बी को उसकी एजुकेशन के लिए खर्चा दिया है। अब यहाँ पर जो ए है वह बी से इस खर्चे को रिस्टोर कर सकता है। हाँ, वो ऐसा कर सकता है, बशर्ते कि यहाँ पर वो इस माइनर की प्रॉपर्टी से ही केवल ऐसा कर सकता है। इस मामले में माइनर पर्सनली लायबल इस मामले में नहीं माना जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, एस्ट्रोपल की। एक क्वेश्चन एराइज होता है, क्या माइनर एग्रीमेंट पर क्या रूल ऑफ एस्ट्रोपल अप्लाई होता है? तो आंसर नो, रूल ऑफ एस्ट्रोपल माइनर एग्रीमेंट में अप्लाई नहीं होता है। और एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर इस एस्ट्रोपल शब्द का क्या तात्पर्य है। तो एस्ट्रोपल शब्द को इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 में परिभाषित करा गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 में एस्ट्रोपल को परिभाषित करा गया है। एस्ट्रोपल का मीनिंग क्या है? बहुत सिंपल एग्जाम्पल से हम समझाएंगे आपको। ए और बी दो पार्टनर हैं, यह किसी जगह गए, वहाँ पर इनको सी एज अ फ्रेंड मिला, वहाँ पर डी एज अ थर्ड पार्टी भी प्रेजेंट है। यहाँ पर ए और बी इस डी के सामने सी को
अपने पार्टनर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और सी भी अपने व्यवहार से, अपने कंडक्ट से यह शो करता है कि हाँ वह ए और बी की पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर वर्क करता है, एज अ पार्टनर है। इस बात पर विश्वास करते हुए यह थर्ड पार्टी इस ए और बी की फर्म को क्रेडिट करती है। अब यहाँ पर जो यह सी है वह अपने इस स्टेटमेंट से डिनाई नहीं कर सकता है और इसी नियम को कहते हैं रूल ऑफ एस्टोपल। लेकिन हमने बात करी थी कि यह रूल ऑफ एस्टोपल माइनर एग्रीमेंट पर एप्लीकेबल नहीं होता है। इसको अब एक्सप्लेन करते हैं। सॉरी, अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं कैसे। जब यहाँ पर यह धर्मोदास अपने आप को मेजर बताता है जबकि एक्चुअली में यह माइनर होता है और इसके द्वारा दिए गए इस वाले स्टेटमेंट पर ही तो विश्वास कर कर यह साहूकार इसको क्रेडिट करता है। अब जनरल स्पीकिंग एस्टोपल के नियम के अनुसार जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई स्टेटमेंट बनाया गया है और उस स्टेटमेंट पर विश्वास कर कर सामने वाली पार्टी ने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है, तो जिस व्यक्ति ने स्टेटमेंट बनाया है, जो मेकर ऑफ स्टेटमेंट है, वह अपने स्टेटमेंट से डिनाई नहीं कर सकता है जनरल स्पीकिंग। लेकिन यह रूल माइनर एग्रीमेंट पर अप्लाई नहीं होता है क्योंकि माइनर के पास ये राइट है। आपने इस केस में भी देखा है, माइनर पास ये राइट है कि वह अपने डिफेंस में अपनी माइनॉरिटी को, वह अपने डिफेंस में अपने माइनर होने को एज अ डिफेंस में प्रयोग कर सकता है। चलिए, एजेंट। अगर कोई व्यक्ति जो कि माइनर है उसे एजेंट के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा एजेंट अपने द्वारा किए गए कामों के लिए प्रिंसिपल के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पहले आप यहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होता क्या है उसका मीनिंग क्लियर करिए। पहले आप, ए और बी दो पार्टी हैं। ए के पास में एक बहुत ही रेयर अंगूठी है और वह अंगूठी वह बी को 1 लाख रुपए में बेचने का वादा करता है। यहाँ पर आगे जाकर ए अपनी इस बात से मुकर जाता है। आगे जाकर ए इस संबंध में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पर इस बी को जो लॉस होने वाला था इसकी वजह से उसकी भरपाई पैसों के माध्यम से भी नहीं की जा सकती थी। ऐसे में यहाँ पर जो बी है उसके पास यह राइट है कि वह स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर सकता है। मतलब यह है कि वह कोर्ट से यह रिक्वेस्ट कर सकता है कि ए को यह आदेश दिया जाए कि ए उसके द्वारा जो परफॉर्मेंस की जानी है, क्या परफॉर्मेंस किए जानी है ए के द्वारा यह परफॉर्मेंस की जानी है कि वह उस रेयर रिंग को बी को सोल्ड आउट कर दे। तो यहाँ पर इस ए को इसके लिए फोर्स किया जा सकता है, आदेशित किया जा सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस संबंध में माइनर एग्रीमेंट के रिगार्डिंग बात करें तो जब भाई माइनर का एग्रीमेंट ही वॉइड एब इनिशियो है तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है। जब हमने यहाँ पर अभी सेक्शन 11 स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि पार्टीज़ को मेजर होना चाहिए, पार्टीज़ को साउंड माइंड होना चाहिए और पार्टीज़ को साउंड माइंड होना चाहिए। इसी बात को इस अधिनियम के, इस एक्ट के सेक्शन 12 में बताया गया है। मतलब यह है कि जिस टाइम पर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यह एक महत्वपूर्ण एसेंशियल है सेक्शन 12 का। जिस टाइम पर पार्टीज़ के द्वारा एग्रीमेंट बनाया जा रहा है उस टाइम पर पार्टीज़ को
अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि वह क्या कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग एक रैशनल जजमेंट लेने के लिए वो कैपेबल होने चाहिए। तभी यहाँ पर इस संबंध में कहा जा सकता है कि उनके द्वारा साउंड माइंड होकर ही अपने एक्ट को किया गया है। एग्जाम्पल आप क्लियर कर लीजिए, जैसे कि ए है, वो एक साउंड माइंड पर्सन है, लेकिन जिस टाइम पर वह कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी के साथ में, उस टाइम पर उसे बहुत ज़्यादा फीवर आया हुआ है या फिर उसने बहुत ज़्यादा ड्रंक कर रखा है, जिस वजह से वह समझ ही नहीं पा रहा है कि वह एक्चुअली में कर क्या रहा है। वो इस मामले से रिलेटेड रैशनल जजमेंट ही नहीं ले पा रहा है, तो फिर ऐसे में वह यहाँ पर साउंड माइंड नहीं है और ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किया गया यह कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। वहीं पर आप एक और इसमें एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर यहाँ पर कंडीशन इसमें यह होती कि जो ए है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसे बीच बीच में पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं, जिस टाइम पर, और बाकी टाइम कभी वो सही रहता है, कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जिस टाइम पर उसने बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करा है उस टाइम पर उसे किसी प्रकार के कोई भी पागलपन के दौरे नहीं हो रहे थे। वो एकदम स्वस्थ व्यक्ति था, एकदम साउंड माइंड था, मतलब वो समझ रहा था कि वह कर क्या रहा है, मतलब वो इससे रिलेटेड मामले में रैशनल जजमेंट लेने के लिए तैयार था। तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ अपनी क्लास लीव करते हैं।